इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ट्रंप के युद्ध समझौते का प्रस्ताव मिलने के बाद ज़ेलेंस्की का एक इमोशनल बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अपने इतिहास के सबसे मुश्किल घड़ी से इस वक्त गुजर रहा है। ज़ेलेंस्की ने जनता से अपील भी की है कि अब इज्जत और नुकसान इनमें से किसी एक को उन्हें चुनना होगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेन का सबसे भरोसेमंद पार्टनर से रिश्ता टूट सकता है। उधर रूस ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी है कि समझौते में जितनी देरी करोगे, यूक्रेन की उतनी ही ज्यादा जमीन का नुकसान होगा। और इस बीच यूरोप की महाशक्तियों ने अब ट्रंप के प्रस्ताव को बेतुका करार दिया और सीधे पुतिन को दहलाने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर दिया है। पुतिन जो कह रहे हैं, ट्रंप वैसा ही करते जा रहे हैं। यूक्रेन की तबाही की भी अब उन्हें परवाह नहीं। क्योंकि ट्रंप ने पुतिन के आगे टोटल सरेंडर कर दिया है। पुतिन ने सुपर पावर अमेरिका ही नहीं, नेटो को भी चारों खाने चित कर दिया है। यूक्रेन को आधा काट कर पुतिन को देंगे ट्रंप। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की सेना हाफ कर दी। ज़ेलेंस्की को जेल भेजेगा सुपर पावर। यूक्रेन के लिए पुतिन से ज्यादा हानिकारक ट्रंप। ट्रंप के पीस प्लान पर भड़के यूरोपीय देश। Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. ये युद्ध रुक सकता है अगर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की बात मान ली। ये तबाही रुक सकती है अगर यूक्रेन पुतिन की बात मान लेता है। मगर जो बात ट्रंप और पुतिन यूक्रेन पर थोप रहे हैं, उससे यूक्रेन की बर्बादी तय है। यूक्रेन का बंटवारा तय है। यूक्रेन का फ्यूचर डार्क होना तय है। ट्रंप ने ऐसा पीस प्लान बनाया है जिसे मानते ही ज़ेलेंस्की यूक्रेन में सबसे बड़े विलन बन सकते हैं। लेकिन उस पर जल्द से जल्द समझौते पर दस्तखत करने का प्रेशर दो महाशक्तियों ने बना रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ज़ेलेंस्की ने उसके बनाए नए समझौते पर साइन नहीं किए तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। वहीं पुतिन ने भी भयानक हमलों से अब ज़ेलेंस्की को दहलाना शुरू कर दिया है। रूस 4 साल से चल रहे युद्ध में अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद वॉर जोन में जाकर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया है। पुतिन ने रूसी सेना के वेस्ट ग्रुप के कमांड पोस्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने रूस के जनरल स्टाफ के चीफ वालेरी गेरासिमोव और टॉप मिलिट्री जनरल से मुलाकात की है। पुतिन के फ्रंट लाइन पर पहुंचने पर जनरल गेरासिमोव ने उन्हें कुपियांस्क पर कब्जे का अपडेट भी दिया है। वहीं पुतिन ने वेस्ट ग्रुप कमांड को क्रामाटोर्स्क फ्रंट पर जल्द जीत दर्ज करने का आदेश दिया है। Доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие
вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся. रूस ज्यादा से ज्यादा जमीन जीतने के मिशन पर लगा है। प्रेसिडेंट पुतिन फाइनल समझौते से पहले यूक्रेन का वो हिस्सा जीत लेना चाहते हैं जहां खनिज का खजाना है। यूक्रेन फोर्सेस ने जानकारी दी है कि रूस ने पोक्रोवस्क और मिरनोराद में कब्जा करने के लिए 1,50,000 सैनिकों को मोर्चे पर लगा रखा है। पुतिन का प्लान आधा यूक्रेन हड़पने का है। खासकर जापोरेजिया का बड़ा हिस्सा पुतिन हासिल करना चाहते हैं। इस बीच ट्रंप का बनाया नया पीस प्लान ज़ेलेंस्की को भेज दिया गया है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक ज़ेलेंस्की के पास समझौते पर दस्तखत करने के लिए 6 दिन हैं। They have been engaged with both sides, and these talks are continuing. As always, I'm not going to litigate the details of this plan as it's ongoing and it's in flux, but the president supports this plan. It's a good plan for both Russia and Ukraine, and we believe that it should be acceptable to both sides, and we're working very hard to get it. यूक्रेन के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई जैसी दोहरी मुसीबत है, क्योंकि ट्रंप ने जो समझौता मसौदा बनाया है वो पुतिन के मन मुताबिक है। इसीलिए जर्मनी ने ट्रंप के मसौदे का विरोध किया है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडेफुल ने यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि जर्मनी का स्टैंड पूरे यूरोपियन यूनियन का स्टैंड है। Waffenstillstand kommt ohne jede Vorbedingung und dass dann miteinander fair verhandelt werden kann. Nur so geht es voran und nur so kann auch ein belastbarer Frieden erreicht werden. यूरोपीय देशों को ट्रंप के बनाए इस समझौते में कई खामियां दिख रही है। खासकर पुतिन की मनमर्जी यूरोप के देश मानने को तैयार नहीं हैं। ट्रंप के मसौदे का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि यूक्रेन को क्राइमिया पर रूस का स्थायी और पूर्ण नियंत्रण स्वीकार करना होगा। साथ ही डॉनबास रीजन के डोनेस्क और लुहांस्क का वो हिस्सा जो अभी भी यूक्रेन के कंट्रोल में है वो रूस को देना होगा। इसके अलावा जापोरेजिया और खेरसान में मौजूदा युद्ध रेखा फ्रीज कर दी जाएगी, यानी जिस सेना का जहां कब्जा है वहां उसका कब्जा हो जाएगा। जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनने वाली बिजली रूस के साथ साझा करनी होगी। ट्रंप की बात मानी गई तब डॉनबास डीमिलिटराइज्ड जोन बनेगा, जिसकी निगरानी इंटरनेशनल फोर्स करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के पीस प्लान से यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा ढांचे से जुड़े घातक बदलाव होंगे। जैसे यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बन पाएगा। नेटो की सैन्य संरचना को साल 1997 में जैसी थी वैसी की जाएगी। यूक्रेन और रूस बॉर्डर के करीब पश्चिमी देशों के हथियारों की तैनाती हटा दी जाएगी। नेटो कभी अपने सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर नहीं भेज पाएगा। यही सारी मांगे पुतिन ने युद्ध शुरू होने के साथ शुरू कर दी थी, लेकिन पुतिन की यह डिमांड यूरोप के किसी भी देश को मंजूर नहीं। जबकि ट्रंप खतरे को जानते हुए भी पुतिन को खुश करने में जुटे हुए हैं। उधर यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कैलास ने कहा कि कोई भी शांति समझौता तभी माना जाएगा जब उसमें यूक्रेन के हित की बात की गई हो। यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी मिले बिना कोई समझौता नहीं माना जाएगा। We are supportive of any plan that brings about just and lasting peace. As for the peace plan we understand that President Zelensky has been presented with, we have always said that any peace plan to work, it has to be with Ukraine and with the Europeans on board. यूरोपीय देश यूक्रेन की सुरक्षा पर बल दे रहे हैं। वहीं ट्रंप के मसौदे में यूक्रेन की सेना हाफ करने का सुझाव दिया गया है। ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य ताकत को 60% घटाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद यूक्रेन 6 लाख सैनिकों से ज्यादा भर्ती नहीं कर पाएगा। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने समझौता किया तो उसे लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार छोड़ने होंगे। यूक्रेन की जमीन छिनेगी, यूक्रेन की सेना कम होगी,
यूक्रेन को हथियार घटाने होंगे, यूक्रेन को पुतिन से रहम के लिए गिड़गिड़ाना होगा। अमेरिका ने यह प्लान भी बना रखा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने समझौता नहीं किया तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को 27 नवंबर तक 28 सूत्री पीस प्लान पर साइन करने को कहा है। इसके बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए कहा कि उन्हें सत्ता से हटाकर तुरंत जेल भेजा जाएगा। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार में 2 मंत्रियों को करप्शन के आरोप में पद से हटा दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की कैबिनेट के 2 मंत्रियों की भ्रष्टाचार की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। जिस अमेरिका के उकसावे पर ज़ेलेंस्की ने पुतिन से दुश्मनी मोल ली, जिस नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने युद्ध किया, जिन यूरोपीय देशों की खातिर यूक्रेन जल गया, वो एक एक कर पुतिन के आगे घुटने टेकते जा रहे हैं। सुपर पावर का दम भरने वाला अमेरिका सिर्फ युद्ध रुकवाने की रट लगाए हुए है। पुतिन से युद्ध समझौता करने के बदले अब यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी भर मिल रही है। हालांकि जब आधा देश ही नहीं रहेगा, न सेना रहेगी, न हथियार होंगे, तब यूक्रेन कितना सुरक्षित रहेगा समझना मुश्किल नहीं है। वहीं ट्रंप ने यूरोप के देशों को पुतिन के क्रोध से बचने के लिए पोलैंड में नेटो के हथियारों की तैनाती का प्लान बना रखा है। ट्रंप के मंसूबे कितने कामयाब होंगे, इसका फैसला पुतिन को ही करना है, क्योंकि वो दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। पुतिन ने बार बार ये कहा कि यूक्रेन के बाद उन देशों का नंबर आएगा जिन्होंने 4 साल तक रूस को युद्ध में उलझाए रखा है। उन देशों में कई नेटो के सदस्य हैं और कुछ के पास एटम बम भी है। मतलब ये कि अगला युद्ध परमाणु हथियारों की टक्कर वाला हो सकता है। इजराइल और ईरान 2 मोर्चों पर युद्ध का तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को तो वो अलग देश बनने नहीं देंगे, फिर चाहे इसके लिए सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान है, इसने अपनी तमाम एटमी साइटों पर अब IAEA को भी नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है और यह साफ कह दिया है कि जब तक उसके खिलाफ हुए हमलों और प्रतिबंधों पर कोई ठोस समझौता नहीं बनता, ना कोई जांच होगी, ना कोई एक्सेस। और ऐसे में 2 देशों के 2 अलग बेहद सख्त रुख, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पूरा पश्चिम एशिया झेलने वाला है। क्या पश्चिम एशिया में फिर उठने वाली है बारूद की आंधी? क्या वर्चस्व की जंग में फिर आमने सामने होंगी 2 शक्तियां? इजराइल और ईरान से बजा नए महायुद्ध का सायरन। ये सिर्फ दस्तावेजों और अखबारों में सिमटी खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रिगर है जिसके दबते ही पश्चिम एशिया एक बार फिर महायुद्ध की आग में झुलस सकता है। क्योंकि जिस तरह के बयान और संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं, जरूर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। महातबाही का इशारा दिया गया है इजराइल की तरफ से। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपनी उस सौगंध को दोहराया है जो बताती है कि फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे इसके लिए इजराइल को कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, फिर चाहे किसी भी देश के साथ उसके रिश्ते क्यों न दांव पर लग जाएं। क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कह दिया है
कि फिलिस्तीन इजराइल की सुरक्षा के लिए अस्तित्व का खतरा है। उनके शब्दों में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सौदे में, किसी भी दबाव में फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं बनेगा। यही वो लाइन है जिसने पूरे पश्चिम एशिया में भूचाल ला दिया है, क्योंकि इस बयान ने सिर्फ फिलिस्तीन की उम्मीदें नहीं कुचली, बल्कि सऊदी अरब के साथ रिश्तों को भी सीधे तौर पर टकराव के मोड़ पर खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब ने साफ शर्त रखी है, सामान्यीकरण तभी होगा जब फिलिस्तीन राज्य का रास्ता दिया जाएगा। लेकिन इजराइल कह रहा है कि मौका मिले या रिश्ते टूट जाएं, लेकिन फिलिस्तीन नहीं बनेगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में टकराव सिर्फ जमीन पर नहीं, कूटनीति के आसमान पर भी बढ़ने वाला है। सऊदी अरब ने हाल ही में साफ कर दिया था कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की उसकी इच्छा तभी पूरी होगी जब फिलिस्तीन को एक विश्वसनीय और वास्तविक राज्य बनने का रास्ता दिया जाएगा। एक ऐसा रास्ता जिसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान खुलकर दोहरा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल उस शर्त को साफ साफ ठुकरा रहा है। अपने इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि गाजा युद्ध ने सऊदी के साथ बातचीत की रफ्तार धीमी कर दी थी, लेकिन अब जब युद्ध शांत पड़ रहा है तो परिस्थितियां फिर से पक सकती हैं। लेकिन वो परिस्थितियां तभी आगे बढ़ेंगी जब दोनों पक्षों के लिए फायदे हों और जब इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। इस बीच नेतन्याहू ने गाजा पर एक और बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्र गाजा बॉर्डर के रफा क्रॉसिंग को इजराइल तभी दोबारा खोलेगा जब हमास के कब्जे में बचे 3 मृतक बंधकों के शव वापस मिल जाएंगे, और ये प्रक्रिया बहुत करीब है। उन्होंने पहली बार ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि मिस्र उन गाजा वासियों को बाहर निकलने दे जो मिस्र जाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक ये इजाजत नहीं दी गई है। और अमेरिका की 20 पॉइंट प्लान में ये भी सिद्धांत शामिल है कि जो गाजा छोड़ना चाहें उसे छोड़ने दिया जाए। यानी एक तरफ इजराइल फिलिस्तीन के लिए हर दरवाजा बंद कर रहा है और दूसरी तरफ गाजा में बाहर निकलने का नया रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। यही विरोधाभास, यही आक्रामकता और यही राजनीतिक जिद अब उस बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही है जिसकी आहट पूरे पश्चिम एशिया में महसूस की जा रही है। लेकिन तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। असली बारूद तो इसके आगे छिपा है, क्योंकि जैसे ही रफा क्रॉसिंग खोलने की बात सामने आई, मिस्र और फिलिस्तीनी अथॉरिटी तुरंत इस मुद्दे पर आमने सामने खड़े हो गए। काहिरा में मौजूद फिलिस्तीनी अथॉरिटी का दूतावास लंबे समय से दबाव बना रहा है कि रफा को खोला जाए ताकि मिस्र में फंसे हजारों फिलिस्तीनी अपने घर, अपनी धरती गाजा लौट सकें। लेकिन मिस्र की अपनी एक अलग रेड लाइन है। उसका साफ कहना है गाजा वासियों को मिस्र में शिफ्ट करने की किसी भी कोशिश को वो जनसंख्या विस्थापन मानेगा, और ये मिस्र के लिए एक रेड लाइन है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। यानी इजराइल जिस कदम को मानवीय रास्ता बता रहा है, मिस्र उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक स्थिरता के खिलाफ एक छिपी हुई चाल मान रहा है। यही शक, यही अविश्वास पश्चिम एशिया की आग को और भड़काने वाला ईंधन बन चुका है। लेकिन नेतन्याहू का ध्यान सिर्फ गाजा पर नहीं है। वो अपनी रणनीति पूरे लेवांत, सीरिया, तुर्की और ईरान तक फैलाकर देख रहे हैं। कुछ ही घंटे पहले वो दक्षिण सीरिया में बने आईडीएफ नियंत्रित बफर जोन के एक आर्म्ड आउटपोस्ट का दौरा कर चुके हैं, और वहीं से उन्होंने दुनिया को एक और संकेत दिया। संकेत ये कि इजराइल का अगला फ्रंट सीरिया भी हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि दमिश्क के साथ एक सुरक्षा समझौता उनकी पसंद है, लेकिन सीमा सुरक्षा और सीरिया के अंदर रूस समुदाय की रक्षा पर इजराइल किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। ये सीधा संदेश है कि अगर सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया सक्रिय हुई
या फिर सीरिया के सीमा के पास कोई जोखिम पैदा किया गया तो इजराइल किसी भी कीमत पर कार्रवाई तो करेगा ही। אנחנו מייחסים חשיבות עצומה ליכולת שלנו, גם ההגנתית וגם ההתקפית כאן, שמירה על בעלי בריתנו הדרוזים, ובעיקר שמירה על מדינת ישראל ועל גבולה הצפוני אל מול גולן. זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם. ואנחנו מאוד, ואני מאוד מאוד מעריך את לא רק את מה שאתם עושים, אלא גם את העובדה שהמשפחות שלכם מתגייסות לזה. אני רוצה להעביר לכם תודה, לא רק מממשלת ישראל, אלא גם מאזרחי ישראל, ממדינת ישראל. תודה רבה לכם. इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा इस समझौते को लेकर गंभीर हैं, तो नेतन्याहू सिर्फ मुस्कुराए और बोले, कई शर्तें हैं जिन पर बात करना ठीक नहीं। उनका ये जवाब दिखा रहा है कि बैक चैनल में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो सीरिया, इजराइल और अमेरिका के बीच एक नया तनाव क्षेत्र बन सकता है। लेकिन उतना ही विस्फोटक है तुर्की वाला मोर्चा। एक समय इजराइल का रणनीतिक सहयोगी रहा तुर्की, गाजा युद्ध के बाद अब सीधे सीधे विपक्षी मोड में खड़ा है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन खुलकर हमास की तारीफ कर चुके हैं और इजराइल को नरसंहार करने वाला तक कह चुके हैं। और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से जमीन पर गिर पड़े हैं। नेतन्याहू ने साफ धमकी दी कि तुर्की अगर दक्षिणी सीरिया में सीमा के नजदीक घुसने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्की T4 एयरबेस पर भी पैर जमाने की कोशिश में था, लेकिन इजराइल ने समय रहते एयर स्ट्राइक करके उसका रास्ता रोक दिया। ये वही संदेश है जो पूरे क्षेत्र को सुनना था, यानी चाहे कोई भी हो, तुर्की हो, सीरिया हो या ईरान, इजराइल अपनी सुरक्षा पर किसी की छाया भी नहीं पड़ने देगा। इसी कहानी का एक नया चैप्टर ईरान से जुड़ता है, यानी उस मोर्चे से जहां से सबसे खतरनाक चिंगारी उठ सकती है। जून में इजराइल के साथ 12 दिनों की भीषण जंग में अपने परमाणु ढांचे पर भारी तबाही झेलने के बाद ईरान एक बार फिर उसी आक्रामक तेवर में लौट आया है जिसने